नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। इंडिया गठबंधन की बैठक, चौथी बैठक संपन्न हो चुकी है। हम सब इस बैठक को देख चुके हैं कि किस प्रकार से चाहे नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, MK स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम ऐसे लोग इस गठबंधन को लेकर इतने संजीदा दिखाई दिए कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस गठबंधन में कोई समस्या होगी। यहां तक कि लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने भी, वामपंथी दलों ने भी अपनी तरफ से इस गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनिशिएटिव नीतीश कुमार ने लिया था, पटना में पहली बैठक कराई थी, लेकिन उसके बाद से बाकी दल जुड़ते चले गए और बाकी दलों के जुड़ने के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को भी NDA की बैठक बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का रवैया तो ठीक है। कई लोगों को, कई राजनीतिक विश्लेषकों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासत, ममता बनर्जी का राजनीतिक रवैया, ममता बनर्जी की राजनीति करने का ढर्रा वो पसंद नहीं आ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल दिख रहा है। सवाल यह है कि वाकई ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ क्या पूरे मन से लगी हुई नहीं है? देखिए, जहां तक ममता बनर्जी को मैं जानता हूं, ममता बनर्जी की सियासत के तौर तरीकों को जानता हूं, ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो सीधे सीधे एक डायरेक्शन में चलकर मजबूती से काम करने वाली रही है। एक बार जो ममता बनर्जी ने कमिटमेंट कर ली, चाहे उसके बाद जो कुछ भी हो जाए, कितने भी आंधी तूफान झंझावात आ जाए, ममता बनर्जी पीछे नहीं हटती है। लेकिन हालिया दिनों में ममता बनर्जी की सियासत ब्रांड ममता बनर्जी के साथ मेल खाती हुई नहीं दिख रही है। उस ब्रांड के साथ, जिस ब्रांड के साथ कभी वो ज्योति बासु के खिलाफ संघर्ष करते थे, जिस ब्रांड के साथ ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से लोहा लिया, उस ब्रांड के साथ, जिस ब्रांड के साथ ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर हेलीकॉप्टर की जो झड़ी लगी हुई थी पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार की सियासत हो रही थी, दीदी और दीदी हो रहा था, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने जो धूल चटाई, वो ममता बनर्जी आज की तारीख में लोगों को नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही नहीं, उसके कुछ पहले से। कारण क्या है? और ममता बनर्जी सियासी रूप से इंडिया गठबंधन में होते हुए भी अपनी क्षेत्रीय राजनीति को और क्षेत्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की अहमियत को, जो राज्य की राजनीति के लिहाज से उनके लिए सुटेबल है, उनके लिए उपयुक्त हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द वो सवाल छिपा हुआ है, जिस सवाल को यदि आप देखना चाहें तो कई सारे सवाल उससे नत्थी होते हुए नजर आते हैं। सवाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का भी था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से काफी परेशान थी। लंबा वाक युद्ध चल रहा था तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। और उपराष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद की परिस्थितियों को भी देखिए, क्योंकि कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को कथित तौर पर उपकृत करने का काम किया है। पश्चिम बंगाल का पिछला लोकसभा चुनाव आप देख सकते हैं, 42 सीटें पश्चिम बंगाल में है और भारतीय जनता पार्टी 2 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई। जिस भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुलता था, जसवंत सिंह जैसे लोग जाकर के गोरखालैंड की मांग का समर्थन कर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखालैंड इलाके में, दार्जिलिंग के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता खोलने तक खुद को सीमित रख पाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीटों तक पहुंच गई, 77 विधानसभा सीटों तक पहुंच गई। और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे दूसरे इलेक्शन हो या सागर दिग्घी का बाई इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी जब सिकुड़ती हुई नजर आई, उस सिकुड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रूप से बंगाल में जिंदा रखने से ममता बनर्जी की कौन सी सियासत सध रही है? क्यों ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की राजनीति के फ्रेम में एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर रखना चाहती है? यह सवाल
इतना महत्वपूर्ण सवाल है जिससे इंडिया गठबंधन जो एक एक सीट की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश में एक एक सीट की लड़ाई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फ्रेम से बाहर करने की, चुनावी जीत हार के फ्रेम से बाहर करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत ना पाए। वहां ममता बनर्जी की सियासत क्या इंडिया गठबंधन के लिए आत्मघाती नहीं है? और क्या आत्मघाती सियासत के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों को ऊपर रख के क्या इंडिया गठबंधन के लिए कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है पश्चिम बंगाल में? आइए जरा इसे कुरेद कर देखते हैं कि है क्या मामला। पश्चिम बंगाल को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जो खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर जिंदा रखना चाहती हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, जरा इसे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के समाज को यदि आप देखेंगे तो वहां 30 से 32% मुसलमान मतदाता है, और 30 से 32% जब मुसलमान मतदाता पश्चिम बंगाल में है तो 16-17% भद्रलोक भी है। भद्रलोक का रुझान अब आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के भद्रलोक का हमेशा से उदार वामपंथी रुझान रहा है, लिबरल लेफ्ट सोसाइटी रही है, धार्मिक सोसाइटी भी रही है, साथ साथ लिबरल लेफ्ट और धार्मिक समाज, आध्यात्मिक समाज, मां काली की पूजा करने वाला समाज। लेकिन ध्यान रखिए, धार्मिक समाज रहा है, सांप्रदायिक कभी नहीं रहा है। और यही वजह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल में पूजे जाते हैं, तो काजी नजरुल इस्लाम भी बंगाल में पूजे जाते हैं। लेकिन उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो एंट्री मारी और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जीवित रखने से ममता बनर्जी का कौन सी राजनीति सध रही है, इसका जवाब भी यही मिलेगा। पिछले चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, टीएमसी को कितने वोट आए थे? 48-49%, 48 to 49%, और उन्हें 3/4 बहुमत मिला था। लेकिन ये 48-49% जो वोट आए वो कौन से वोट थे? मोटे तौर पर कहें तो सीधा गणित था, 30-32% अल्पसंख्यक और 16-17% भद्रलोक। इन दोनों की एकजुटता ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोका, और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो या चाहे पंचायत इलेक्शन हो जिस पर कई सवाल उठे, उन सवालों को परे रखकर हकीकत तक, उन चुनावी नतीजों से कुछ मामलों में परे जाकर भी हकीकत को देखने की कोशिश करें, और उस देखने की कोशिश में सागर दिग्घी के बाई इलेक्शन को भी देखें, तो एक बात और साफ हो जाती है। बात यह साफ होकर सामने आती है कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का कंबाइन, उनका गठबंधन पुनर्वापसी कर रहा है। अब ममता बनर्जी को टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है, और कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देने की स्थिति में दूसरे नंबर पर दिख रहा है। म्युनिसिपल इलेक्शन जो हुआ था, नगर निकाय के चुनाव, उसमें उसकी झलक मिली थी। सागर दिग्घी के बाई इलेक्शन में उसकी पुष्टि होती हुई दिखी, और अब जो समाज है उस समाज में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल का मुख्य चुनावी मुकाबला सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे नंबर पर भी बहुत दूर, शायद खाता खोलने की स्थिति कहीं बन जाए, वो स्थिति बनती हुई दिख रही है। लेकिन घाटा इससे ममता बनर्जी को क्या है? केरल में भी तो ऐसे ही लड़ाई हो रही है। केरल में भी इंडिया गठबंधन के बीच एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई है, और एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ यानी कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई है। और उस लड़ाई में एक अंडरस्टैंडिंग साफ है कि ये लड़ाई ही इसलिए है कि 20 की 20 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीते या लेफ्ट गठबंधन जीते, बीजेपी की एंट्री ना होने पाए। यही तो बंगाल में आज की जरूरत है, ताकि इंडिया गठबंधन को सभी 42 सीटें मिल जाए, या 42 में कम से कम 40 सीटें मिल जाए। ममता बनर्जी भला ऐसा क्यों नहीं चाहती? और दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यही है कि वहां का अल्पसंख्यक समाज और भद्रलोक का लेफ्ट लिबरल रुझान वाला समाज, उसको उसके सामने कैसे ये मजबूरी बनाकर रखी जाए, कंपल्सन क्रिएट करके रखा जाए कि वो समाज, भारतीय जनता पार्टी का डर उसे दिखाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर तृणमूल कांग्रेस के खूंटे से परमानेंट बांध कर रखा जाए। क्योंकि लड़ाई यदि उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बसपा में एक दौर में होती थी, 5 साल सपा 5 साल बसपा, बीजेपी कहीं नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सामने, अल्पसंख्यकों के सामने और प्रगतिशील विचार वाले हिंदुओं के सामने कहीं भी यह हालात नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें डर हो, आरएसएस का उन्हें डर हो।
वो एक बार सपा को वोट देते थे, बसपा को भी वोट देते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई उत्तर प्रदेश में, सियासत सबकी हिलने लगी। पश्चिम बंगाल की स्थिति में ममता बनर्जी की जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है, उस राजनीतिक घटनाक्रम में जो उनका रुख है, उसे देखकर साफ लगता है कि ममता बनर्जी की रुचि सिर्फ इसमें है कि पश्चिम बंगाल में माहौल यही बना के रखा जाए कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, उसके दोनों फायदे उन्हें है कि लेफ्ट लिबरल रुझान वाला भद्रलोक और अल्पसंख्यक दोनों मजबूरी वश सही कि बीजेपी का मुकाबला तो चूंकि इनके पास सत्ता है, यही कर सकती है, वो किसी और तरफ सोचे भी ना। और भले ही इस कवायद में भाजपा को 10-12 लोकसभा सीटें मिल जाए, ममता बनर्जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आज की सियासत को देखते हुए तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। कई दूसरे घटनाक्रम भी है जिसको देखकर आपको इसकी पुष्टि होती हुई दिखेगी कि आखिर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच क्या कोई गुप्त समझौता है। आइए जरा उसे भी देख लेते हैं। गुप्त समझौते की बातें कई लोग करते हैं। एक मामला अभिषेक बनर्जी के ऊपर और तृणमूल के कुछ नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी की गतिविधियों का है। कहा जा रहा है कि उसको लेकर एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन, राजनीतिक पर्दे के पीछे के राजनीतिक समझौते की बू आ रही है कि ममता बनर्जी कम से कम ये हालात बंगाल में बना के रखे, वरना ईडी अपनी गतिविधियां आगे तेज कर सकती है। ये हालात वो बना के रखें कि पश्चिम बंगाल में 10-12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। वो भारतीय जनता पार्टी को इस ढंग से राजनीतिक नीतियां अपनी तय करे जिसमें लड़ाई के केंद्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखती रहे, ताकि ममता विरोधी वोट किसी दूसरे गठबंधन, मसलन सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ ना जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते रहे और इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें निकालती रहे। और इसका दूसरा फायदा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट लिबरल रुझान वाले भद्रलोक और अल्पसंख्यकों के सामने ऐसा बना रहे कि उसका फायदा मजबूरी वसी सही ममता बनर्जी को मिलता रहे। तो इंडिया गठबंधन एक तरफ और बीजेपी एक तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम 70 जीते, मध्य प्रदेश की सभी 29 जीते, राजस्थान की सभी 25 जीते, गुजरात की सभी 26 सीटें जीते। उस परिस्थिति में ममता बनर्जी भला क्यों नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटें इंडिया गठबंधन के लोग, भले ही आमने सामने मुकाबला हो, 42 की 42 तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और लेफ्ट मिलकर के जीत ले। इसी प्रकार की चीज नीतीश कुमार बिहार में चाहते हैं कि 40 की 40 सीटें बिहार में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिले। शरद पवार और उद्धव ठाकरे में अंडरस्टैंडिंग है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप, 48 की 48 उसे मिले या कम से कम 45 मिले। ममता बनर्जी को भी केरल की तरह से सोचना होगा और अभिषेक बनर्जी के मामले को लेकर के निश्चित तौर पर जो दबाव बनाने की कोशिश है, कोई इनकार नहीं कर सकता, उस दबाव से मुक्त होना होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच पर्दे के पीछे क्या वाकई कोई खेल हुआ है, इसे आप समझ जाएंगे। झारखंड के 3 विधायकों का मामला आपने सुना होगा। कहा जा रहा था कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस की बुनियाद तैयार की जा रही है और उस ऑपरेशन लोटस के लिए कुछ दूसरा खेल हो रहा है एक दूसरे राज्य के माध्यम से, और बंगाल तक झारखंड के कुछ लोग पहुंच भी गए। कैश के साथ, करोड़ों रुपए के साथ पश्चिम बंगाल में लोग पकड़े गए थे। आमतौर पर तो जो कानून है, जो पीएमएलए का नया कानून है, वो कहता है कि कहीं भी कैश से जुड़ा हुआ मामला हो, बिना राज्य सरकार से पूछे ईडी टेक ओवर कर लेती है। ईडी पहुंच जाती है वहां, जैसे दिल्ली के कथित शराब मामले में पहुंच गई, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामले में पहुंच गई, दूसरी जगह पहुंच गई, लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में जनप्रतिनिधियों की गाड़ी से सभी अखबारों में खबर छपी कि पैसे बरामद हुए और वो पैसे कथित तौर पर किसी ऑपरेशन लोटस के लिए थे। पैसे बरामद हुए, सब कुछ हुआ, आखिर ईडी ने उस मामले को टेक ओवर क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी के राज्य में बरामद हुए थे। ममता बनर्जी ने एक बार जोर भी नहीं लगाया, उनकी पार्टी ने कभी भी सिफारिश तक नहीं की कि यदि ईडी अपनी मर्जी से नहीं ले रही है तो ईडी कम से कम राज्य सरकार सिफारिश करे कि इस मामले को लेकर के ईडी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करे कि ये पैसे कहां जा रहे थे।
कौन लेके जा रहा था? क्या इससे विधायकों की खरीद फरोख्त तो नहीं होनी थी? न ईडी ने दर्ज किया, न टीएमसी ने इसकी डिमांड की, न बंगाल सरकार ने औपचारिक रूप से ईडी से कोई अनुरोध किया कि यह मामला पीएमएलए के तहत जाना चाहिए, क्योंकि वो मामला यदि जाता तो एक्सपोज होता कि उसके पीछे खेल क्या था। ममता बनर्जी ने, इतना कहा जा सकता है, जो खबरें आई थी उन पर यकीन करें तो इतना कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत गिरने से बचा तो लिया, लेकिन वो मामला आगे बढ़े और आगे बढ़ने से किसी तथाकथित ऑपरेशन लोटस की पूरी कवायद, खरीद फरोख्त की पूरी कवायद एक्सपोज हो जाए। न तो ईडी ने अपनी तरफ से कोशिश की और न ममता बनर्जी की सरकार ने उस पर दबाव डालने की कोशिश की। ईडी क्यों करती भला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और स्वाभाविक है कि जिनके लिए ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यदि हेमंत सोरेन की सरकार गिरती तो वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बनाते, या उनके द्वारा समर्थित कोई, वहां भी कोई एकनाथ शिंदे जैसा मोहरा खड़ा किया जाता जो बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाता। तो एक मामला यह है कि झारखंड का मामला, झारखंड के मामले को देखने पर साफ पता चल जाता है कि ममता बनर्जी की सियासत, साफ साफ यह दिखता है कि इंडिया गठबंधन प्राथमिकता सूची में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बंगाल की वो सियासत है जिसमें भले ही इंडिया गठबंधन की 10 लोकसभा सीटें कम हो जाए, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सामने से कोई ऐसी चुनौती ना मिले जो भद्रलोक के और मुसलमानों के दोनों वोट को लेकर चली जाए। उस चुनौती से बचने के लिए ममता बनर्जी दरअसल मौजूदा दौर में यह कहा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है, मौजूदा दौर में इस प्रकार का असेसमेंट किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने से दिखाकर और मुख्य प्रतिद्वंदी बनाए रखने के हालात को पैदा कर ममता बनर्जी की राजनीतिक प्राथमिकता में 2026 में अपने चुनाव की सियासत है, न कि 2024 में लोकसभा चुनाव की सियासत है। लोकसभा चुनाव की सियासत यदि होती तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ममता बनर्जी सामने नहीं आती। ममता बनर्जी का मकसद दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना नहीं था। ममता बनर्जी की राजनीति का मकसद दरअसल दूसरा था। ममता बनर्जी की राजनीति का मकसद यह था कि पश्चिम बंगाल की सियासत में जो दलित वोट है, जिनका आज भी मोटे तौर पर झुकाव सीपीएम के प्रति दिखता है, उन वोटों को टीएमसी के फोल्ड में खींच कर लाने, परमानेंट खींच कर लाने की एक ऐसी कवायद कि कुछ वोट तो आ जाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट भी कर जाए। सीटों के स्थानीय समीकरण के हिसाब से तो बीजेपी को 8, 10, 12 सीटें भले ही मिल जाए, सीपीएम लेफ्ट को वही 8, 10, 12 सीटें नहीं मिलनी चाहिए, भले ही बीजेपी को मिल जाए। तो इस सियासत के सहारे यदि इंडिया गठबंधन में चुनाव जीतने की और लड़ने की कवायद होगी तो निश्चित तौर पर भगवान भला करे इस इंडिया गठबंधन का। एक बात सभी दलों को, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हों या इंडिया गठबंधन के हों, सबको ये बात गांठ बांध करके राजनीतिक गठबंधन के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए याद रखनी चाहिए कि जब सियासत होती है तो एक एक सीट की कीमत होती है, और एक एक सीट की कीमत होती है तो ध्यान उस चुनाव पर केंद्रित होना चाहिए, न कि किसी प्रॉमिसरी नोट पर, किसी भविष्य के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़े लक्ष्य को ध्यान में न रखकर कोई फैसला लिया जाए। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के साथ, निजी राजनीतिक स्वार्थों के साथ, निजी हितों के साथ इतना बड़ा गठबंधन नहीं बनता। इस देश ने यह भी देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौर में, बोफोर्स के दौर में यह भी देखा है कि जब गैर कांग्रेसवाद का नारा लगा, 415 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने धूल चटाई, और जनता ने जब धूल चटाई तो उसकी बुनियाद तैयार करने में चाहे लेफ्ट फ्रंट हो या राइट के लोग हो, कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी और वाम दल, लेफ्ट और राइट दोनों, वीपी सिंह के जनता दल के पीछे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन वो हुआ, सबने देखा कि वो हुआ। उस वक्त दरअसल बात यह थी कि कोई क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ कि लोकसभा चुनाव के बाद के विधानसभा चुनाव का गणित भी हमें ध्यान में रखना है, वो नहीं था, तभी इतना बड़ा मिशन पूरा हुआ। एक एक सीट की कवायद की गई। जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास 83 लोकसभा सीटें थी 84 में, वो घट के 15 पर आ गई।
जिस अविभाजित बिहार की 54 सीटों में 48 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो घटकर सिर्फ 2 पर आ गई थी। तो सियासत और गठबंधन ऐसे बनता है। सियासत और गठबंधन संकीर्णता के साथ नहीं बनता। इस बात को सभी राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना चाहिए। ममता बनर्जी की सियासत क्या है, कैसे आगे चलेगी, और ममता बनर्जी आने वाले 2-4 दिनों या हफ्ते भर में जब इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन और सीटों के मामले को औपचारिक स्वरूप लगभग दे चुका होगा, उस समय तक उम्मीद है कि ममता बनर्जी शायद इन तमाम कयासों से और इन तमाम सवालों से इंडिया गठबंधन के लोगों को मुक्त कर दें। उम्मीद तो पूरी है कि मुक्त कर दें। देखिए आने वाले समय में होता क्या है। जो भी होगा और जिधर भी सियासत की धुरी घूमती हुई नजर आएगी, उधर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।